वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश की बढ़ती हुई आबादी के बारे में कि क्यों इसको कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, क्यों जो है कोई सरकार जो है इस पर कानून नहीं लाती है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि क्यों जो है सेंसस या जनगणना का जो डेटा होता है वो हमें सही जानकारी देने वाला नहीं होता है। तो शुरू करने से पहले जो है कुछ फैक्ट्स पर हम आ जाते हैं। तो पहला जो फैक्ट है वो ये है कि भारत की आबादी की वर्तमान वृद्धि दर जो है वो है 1.3%, और ये जो है 2011 की जनगणना के हिसाब का डेटा है। तो इसका मतलब ये है कि आज के समय में जो है 1.5 करोड़ लोग जो है हर साल देश की आबादी में जुड़ जाते हैं। अब ये फिगर जो है ऑफिशियली जो है लेकिन अनऑफिशियली ये ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि देश में बहुत से घुसपैठिए बाहर के रह रहे हैं करोड़ों की संख्या में, जिनका डेटा जो है जनगणना में शामिल नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में तो हैं। तो यानी कि 1.5 करोड़ लोग जो है हर साल जुड़ रहे हैं, और इसीलिए हमको जो है 1.5 करोड़ नई नौकरियां हर साल पैदा करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक असंभव जैसा काम है। और यही एक बड़ा कारण है कि देश में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा क्यों है। तो 1.5 करोड़ लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर पाना हर साल जो है संभव नहीं है, और क्योंकि आबादी जो है ये बढ़ती जा रही है तो ये 1.5 करोड़ के फिगर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं। तो हमारे पास जो है जो एरिया है, हमारा लैंड एरिया है, वो है 2.7%। तो दुनिया में जितना भी लैंड मास है उसका 2.7% जो है हमारे देश में आता है। लेकिन इस 2.7% में जो आबादी रह रही है वो है दुनिया की 17%। तो आप समझ सकते हैं कि 2.7% ज़मीन पे जो है दुनिया की 17% आबादी रह रही है। और यही कारण है कि हमारे घरों के साइज़ जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, किसानों की खेत क्या साइज़ जो है वो लगातार छोटा होता जा रहा है। हमको जो है छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता है, जबकि अमेरिका वगैरह में लोग जो है वो 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, और भारत में जो है ये 700-800 स्क्वायर फीट का फिगर हो गया है। तो हमारी आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि दुनिया का छठा हर व्यक्ति जो है वो भारतीय है। तो ये जो है कुछ फैक्ट हो गए। अब ज़रा कुछ और फैक्ट्स पर आते हैं। तो हमारे जो है आबादी किस स्पीड से बढ़ेगी ये पता चलता है हमें बर्थ रेट से, यानी कि प्रति महिला से जो है कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे पता चलता है। तो वर्तमान में हमारा जो रेट है वो 2.24 है। ये भी जो है 2017 का डेटा है। तो 2.24 जो है हमारा है। अमेरिका का 1.7 है, चाइना का 1.68 है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1960 में यही हमारा जो था 6%। तो 1960 से अब तक हम यहाँ पहुँचे हैं कब तक, 2.24 पे। अब इसी चीज़ को अगर हम चाइना के बारे में देखें तो चाइना जो है हमसे इस मामले में बदतर स्थिति में था। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे ऊपर जो है चाइना का है, यानी कि चाइना में पर वुमेन जो बर्थ होता था वो हमसे ज़्यादा था, लेकिन चाइना ने उसको कंट्रोल किया और बड़ी तेज़ी से जो है वो नीचे पहुँच गया है। तो आज जो है ये अमेरिका से भी नीचे है। तो यानी कि हमने जो प्रोग्रेस की है यहाँ पे वो की तो है, लेकिन काफ़ी स्लो रही है चाइना के मुकाबले। चलिए अब ज़रा कुछ और फैक्ट्स पर आते हैं जो कि थोड़ा सा हमें शॉक कर सकते हैं। 1964 में जो है हमारे देश की बर्थ रेट थी 5.8, यानी कि 5.8 बच्चे जो है प्रति महिला से जो है पैदा हो रहे थे, और देश की जो आबादी की ग्रोथ रेट थी वो थी 2.1%। 1979 में जो है हमारी बर्थ रेट गिर के हो जाती है कितनी, 4.8%। लेकिन आबादी बढ़ने की दर जो है वो 2.4% हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। अब ये दोनों चीज़ें जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं, क्योंकि जब आपके बच्चे पैदा होने की दर कम हो रही है तो आबादी बढ़ने की ग्रोथ रेट भी कम होनी चाहिए, लेकिन वो कम नहीं हुई, वो उल्टा बढ़ गई। ये क्यों बढ़ गई इस पर हम आएंगे अभी। और साथ में हम देखें 1975 में सरकार ने क्या किया था, 65 लाख लोगों की नसबंदी की थी, और 1975 से 1977 के दौरान जो है क्या हुआ, 1.1 करोड़ पीपल, इतने लोगों की नसबंदी की गई। ये सरकार का खुद का डेटा है। अब यही अगर हम चीज़ देखें
कि जर्मनी में 4 लाख लोगों की जब की गई थी तो उसके बाद जो है उनके यहाँ आबादी में बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी। लेकिन हमारे देश में 1.1 करोड़ लोगों की नसबंदी कर दी, फिर भी आबादी की रेट बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है? ये तो उल्टी चीज़ हो गई, ये नहीं हो सकता है। अगर आप ये सारे स्टेप ले रहे हो तो आबादी घटनी चाहिए, पर घटी नहीं, वो जाके बढ़ गई। और ऊपर से इस दौरान जो है हमारे देश ने 2 युद्ध लड़े, और ऐसा हमेशा देखने में आता है कि जब भी युद्ध होते हैं कोई बड़े से, तो जो है क्या होता है, देश की आबादी में गिरावट होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने इतने लोगों के, करोड़ों लोगों के नसबंदी कर दी, युद्ध भी हमने लड़ लिया, बर्थ रेट भी गिर गई, लेकिन फिर भी आबादी बढ़ने की रेट जो है उसमें कोई कमी नहीं आई, वो उल्टा बढ़ गई। ये सारा जो डेटा है ये मुझे इस वेबसाइट से मिला है, तो यहाँ से मैंने लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो जो नसबंदी वाला प्रोग्राम था, जो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों की जा रही थी, वो 1977 में जो है रोका गया था। उससे पहले तक जो है ये काम जो है रेगुलरली बड़ी तेज़ी के साथ जो है किया गया था। और ऐसा काम जो है कहाँ पे हुआ था, कुछ और देशों में भी हुआ था, इंडोनेशिया में, पेरू में, चाइना, वियतनाम में। इन सारे देशों में आबादी घट गई, लेकिन हमारे देश में उल्टा हुआ, इसके बाद भी आबादी जो है वो बढ़ गई। तो इसका कारण है इलीगल इमिग्रेशन। तो इलीगल इमिग्रेशन के कारण क्या हो रहा था कि हमारे देश के जो अपने लोग हैं उनकी आबादी तो कम हो रही थी, लेकिन क्योंकि हम बाहर से भरने में लगे हुए थे, इसलिए देश की नेट आबादी जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो एक्चुअल में समझने वाली बात यह है कि हमारे देश के लोगों ने तो कंट्रोल कर लिया था, चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सरकार जो है बाहर से लोगों को घुसने दे रही थी, इसलिए जो है चीज़ें एक्चुअल में कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो उल्टा ख़राब होती जा रही थी। और कुछ और शॉकिंग फिगर हम चीज़ें देखें कि जो भी स्टरलाइजेशन का काम किया जा रहा था वो किया जा रहा था हिंदी बेल्ट वाले एरिया में। तो ये भी एक शॉकिंग वाली चीज़ है कि ये हिंदी बेल्ट वाले एरिया में क्यों हो रहा था। तो ये हो रहा था यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, इस तरह के राज्यों में जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, वहाँ पे जो है बड़ी तेज़ी से जो है ये काम किया जा रहा था। अब इसके पीछे आप ये कहेंगे कि इन राज्यों की आबादी ज़्यादा है इसलिए किया जा रहा था, लेकिन बर्थ रेट जो थी इन राज्यों की ज़्यादा नहीं थी, वो और भी ज़्यादा कहाँ थी, वो बंगाल में थी, वो असम में थी, वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में थी, जहाँ पे सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ थी, सरकार ने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, उल्टा वहाँ पे जो है आबादी को बढ़ते जाना दिया, और जो है इसी के कारण जो है पूरा का पूरा डेमोग्राफी जो है वो बदल गई। तो एक्चुअल में क्या काम चल रहा था, जो उस समय की जो सरकार थी वो इस काम पे चल रही थी कि पॉपुलेशन हमें हिंदुओं की कम करनी है, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो हैं हमारे नए वोट बैंक, इसलिए उनकी आबादी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, हमारे लिए वो अच्छा है। तो इसी मोटो पर जो है उस समय की पूरी सरकार जो है काम कर रही थी। इसीलिए जो है आप देख सकते हैं कि ये स्टरलाइजेशन का काम जो है जहां होना चाहिए था वहां नहीं किया गया, लेकिन जहां नहीं करना चाहिए था वहां पे किया गया। अब सेंसस के डेटा पर आएंगे हम कि क्या सेंसस का डेटा जो है सही होता है, क्या ये हमें सही जानकारी हमेशा देता है, तो इस सब पर भी जो है हम आएंगे। तो हम जो है ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं वो काफ़ी हद तक जो है वोट बैंक वाली जो है पॉलिसी पे चलते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उनको जो वोट देने वाले लोग हैं, जो थोक के भाव वोट देने वाले लोग हैं, उनकी आबादी बढ़े, और उनके लिए जो है हम कुछ करें, और उनके लिए हम कुछ ऐसा करें जिससे वो हमारे परमानेंट वोट बैंक बने। और क्योंकि हमारा जो सेंसस का डेटा है इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, इसलिए भी इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। तो ज़रा हम पॉलिटिक्स को समझें। इन आंकड़ों में जो सेंसस के डेटा है उसी से क्लियरली समझा जा सकता है कि इस डेटा में कितनी ज़्यादा जो है राजनीति होती है। तो पहले ज़रा हम देखें 1981 और 91 के बीच जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के हिसाब से नागालैंड की जो आबादी बढ़ रही थी वो बढ़ रही थी 56.9% के हिसाब से। ये डिकेडल ग्रोथ है, यानी कि 10 साल में जो कितनी ग्रोथ हुई। तो 1981 से 91 के बीच जो है नागालैंड की आबादी बढ़ी 56% से ऊपर। फिर 1991 से 2001 के बीच की जो जनगणना हुई उसके हिसाब से जो है नागालैंड की आबादी बढ़ी 64% 10 साल के अंदर। तो यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट और बढ़ जाती है। लेकिन 2011 के सेंसस पर जब हम आते हैं तो एक शॉकिंग सा फिगर आता है
की आबादी जो है घट के हो जाती है 0.4%। तो ज़रा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि जो सेंसस का डेटा होता है वो सही नहीं होता, उसमें घोटाले जो है किए जाते हैं। तो 56%, 64% की जहां डिकेडल ग्रोथ रेट चल रही है वो अचानक से गिर के 0.47 कैसे हो सकती है? ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, लेकिन डेटा कह रहा है कि ये चीज़ हुई है। तो ये चीज़ क्यों हुई है उसको समझें। तो जब किसी नेता को जो है ये लगता है कि हमें कुछ बड़े अधिकार चाहिए तो वो जो है इस तरह का खेल करता है। तो यहाँ पे नागालैंड से आवाज़ उठ रही थी, नया राज्य बने, बड़ा राज्य बने, हमारा विस्तार हो, नागा आबादी का जो है विस्तार हो, उनको बड़े अधिकार मिले। तो ये अधिकार लेने के लिए क्या ज़रूरत था? उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको ये दिखाना था कि क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारी चीज़ें ज़्यादा हैं, हम लोग ज़्यादा हैं, इसलिए जो है हमें ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। तो वहाँ के लोग जो है, वहाँ के जो लोकल नेता थे वो जो है जानबूझकर लोगों से कहते थे कि अपनी आबादी को ज़्यादा बताओ। तो जब सेंसस होता था तो भले ही किसी के घर में 2 बच्चे हों, लेकिन सेंसस करने वालों को वो बताता था कि हमारे देश में, हमारे घर में जो है वो 10 बच्चे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता था? इससे फ़ायदा ये होता था कि हमें जो है नागा लोगों की आबादी जो है बढ़ के दिखने लगी, ज़्यादा दिखने लगी। अब जब वो ज़्यादा आबादी दिखने लगती है तो जो लोकल नेता हैं फिर वो गदर शुरू कर सकते हैं, फिर जो है उसके बेसिस पे जो है वो तरह तरह की मांग रख सकते हैं कि हमें ये विशेष अधिकार दिया जाए, हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें हमारा रिजर्वेशन का कोटा इतना बढ़ाया जाए। तो इस तरह की बात जो है इसके बेसिस पे करते हैं। तो ये नागालैंड के फिगर से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि चीज़ें जो है सेंसस के नंबर्स की सही चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर हम समझें कि सेंसस के डेटा के बेसिस पे जो है किस तरीके से जो है जाति की राजनीति जो है होती है उसको भी समझें। तो सरदार पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि देश में जाति के आधार पर जनगणना हो। अब ये जाति के आधार पर जनगणना जो है ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे अंग्रेज लोग इसलिए लेके आए थे ताकि वो चाहते थे कि देश के लोग जो है वो बट जाएं, देश के लोग जो है बट जाएं, फिर आपस में लड़ने लगें, जाति के आधार पे जो है लोग अपने अधिकारों को मांगने लगें। और ऐसा जब होगा तो देश में एकता नहीं रहेगी, और एकता नहीं रहेगी तो देश पर राज करना जो है आसान रहेगा। तो शुरुआत में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जनगणना जब की थी जाति वाली, तो वो दोनों तरफ से करते थे, यानी हिंदुओं की भी जाति पूछते थे और मुसलमान की भी। तो मुसलमानों से भी पूछा जाता था कि वो शिया हैं या सुन्नी हैं या अहमदिया हैं या सूफ़ी हैं। इस तरह से जो है उनसे चीज़ें पूछी जाती थी, जैसे आज हिंदुओं से पूछी जाती है कि वो एससी के हैं, ओबीसी के हैं, जनरल के हैं, क्या हैं, तो ये पूछा जाता है। तो ये उन्होंने जो है बंद कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान जो है एक यूनाइटेड फोर्स बन जाए, जिसके कारण जो है देश में जो है जो एकता बन रही है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो टूट जाए और आपस में जो है मांग शुरू हो जाए। और इसी का नतीजा है कि देश में जिन्ना जैसे लोग पैदा हो गए और पाकिस्तान जैसी चीज़ जो है वो फिर जिसका नतीजा हमें मिला। तो इसके बीज जो है अंग्रेज़ों ने सेंसस से ही बोए थे, और इसीलिए सरदार पटेल ने इसका खुल के विरोध किया था कि जातिगत जनगणना जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो है उनकी बात जो है मानी नहीं गई। वैसे ही क्रिश्चियंस को जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उनको जो है कोई रिलीजन में नहीं रखा, उनको अदर करके एक ग्रुप बनाया गया और उसमें उनकी काउंटिंग की जाती थी। तो एक हिंदू ग्रुप होता था, एक मुसलमान होता था और एक अदर। तो क्रिश्चियंस को वो अदर में रखते थे, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो है इस तरीके से वर्गीकरण हो जिससे जो है उनकी ग्रोथ पर कोई असर पड़े। तो कास्ट बेस्ड राजनीति क्यों देश के लिए ज़रूरी नहीं है और क्यों जो है देश के लिए बुरी है, उसको हम समझ सकते हैं। अगर आप देखें तो ये जो है एक पटेल नेता हैं और ये हमेशा बात करते रहे आरक्षण की, और आरक्षण की जब ये बात करते तो हमेशा ऐसे बोलते थे कि पटेलों की आबादी जो है वो 13% कुछ है गुजरात में, और उसके हिसाब से जो है सरकारी नौकरियों में वो 2% भी नहीं है, इतने भी नहीं है, इसलिए जो है हमें आरक्षण दिया जाए। अब अगर सोचिए कि ये जातिगत आधार पे हम अगर जनगणना नहीं कर रहे होते तो इनके पास ये फिगर ही नहीं होते, तो ये फिगर नहीं होते तो इस तरह के नेता ही जो है पैदा नहीं होते।
अब मान लेते हैं कि इनको एक बहुत बड़ा नेता बनना है, तो ये क्या करेंगे, ये जाके बोलेंगे कि अगली जनगणना में इनके जाति के जो भी लोग हैं उनको ये बोलेंगे जाके कि अपनी आबादी जो है बढ़ा के बताओ। उनसे जाके बोलेंगे कि आपके अगर 2 बच्चे हैं तो आप काउंटिंग करने वाले उनको बोलना हमारे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये 13 वाला फिगर जो है बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगले समय बढ़ के हमें दिखने लगता है 15%। तो फिर ये आके कहेंगे कि देखो भाई, हम 15% हमारी आबादी है, लेकिन नौकरियों में हम जो है 1% 2% ही है, इसलिए हमें आरक्षण दो। और फिर आरक्षण के नाम पे एक नया वोट बैंक तैयार होगा, नई पार्टी तैयार होगी, और जो है देश के में जो है राज्य में जो है अनस्टेबिलिटी क्रिएट की जाएगी। तो इस तरीके से जो है सेंसस के डेटा जो है वो मैनिपुलेट किए जाते हैं राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। तो जो हम पार्टियां देख रहे हैं, सपा बसपा, जिस तरह की पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी है जिसको हम यादवों की पार्टी बोलते हैं, बसपा है जिनको हम बोलते हैं जाटों की पार्टी है, या हम अजीत सिंह के लोक दल को बोलते हैं कि वो जाटों की पार्टी है, ये सारी पार्टियां जो हैं इसी जो जातिगत जनगणना है होती है देश में, उसी के कारण जो है एक सवाल जो है आपने शायद ध्यान दिया हो कि जब भी जनगणना होती है तो जाति सिर्फ हिंदुओं की पूछी जाती है, किसी और की नहीं पूछी जाती। मुसलमानों से ये नहीं पूछा जाता है कि वो शिया हैं या सुन्नी हैं, ईसाइयों से जो है नहीं पूछा जाता कि वो ऑर्थोडॉक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, रोमन कैथोलिक हैं, क्या हैं, उनसे नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ हिंदुओं से ही क्यों पूछा जाता। तो जो अंग्रेज़ों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, उस नीति पर जो है कांग्रेस पार्टी भी हमेशा चलती रही। उसका यही उद्देश्य रहा है कि हम हिंदुओं को जो है तोड़ते जाएं। तो जितना हिंदू टूटता जाएगा उतना हमारे खिलाफ जो है यूनाइटेड फोर्स नहीं बन पाएगी, और जो है हम लंबे समय तक जो है राज करते रहेंगे। तो यही एक रीज़न है कि आप देखिएगा कि उन्होंने जो है लिंगयात को कर्नाटक में हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की, वो जो है कोशिश करते हैं आदिवासियों को अलग करने की, तो वो सारी चीज़ें जो है चलती रहती। तो कांग्रेस ने एक्चुअल में अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसको फॉलो किया, और क्योंकि कांग्रेस खुद एक अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्टी थी तो चीज़ें जो है कुछ स्वाभाविक भी हो जाती हैं। तो एक्चुअल में इनका उद्देश्य ये था कि मुस्लिम आबादी जो है का फिगर जो है हमेशा 15% के नीचे दिखे, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो 15% के नीचे जब कोई आबादी है तब तक ही हम टेक्निकली उसको माइनॉरिटी बोल सकते हैं, उससे नीचे जो है वो माइनॉरिटी जो है बोलना जो है वो सही नहीं होता है। तो इनका फॉर्मूला जो है यही रहता है कि हम दूसरे वर्ग की अगर आबादी को बढ़ा के दिखा दें तो ऑटोमेटिकली एक वर्ग की आबादी जो है कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो हम उसको विशेष सुविधाएं देते रहेंगे, और उसके नाम पे जो है वोट बैंक वाली राजनीति जो है हम करते चलेंगे। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में जब सरकार आती है तो वहाँ पे जो है एक बड़ा सा कैंपेन चलता है। आदिवासियों को ये कहा जाता है कि वो अपने धर्म वाले कॉलम में हिंदू लिखना जो है वो बंद कर दें। तो ये जो है कांग्रेसियों ने जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया पूरे एमपी में जब उनकी सरकार आई, तो इसका बीजेपी विरोध करती रही और ये चीज़ जो है चलती रही। साथ में जो है राज्यों का जो विभाजन होता है उसमें भी जो है ये डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति चलती रहती है। अब इसको देखिए ज़रा, अगर हम इस नक्शे को देखें तो देश में एमपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ट्राइबल आबादी वाले लोग रहते हैं। फिर छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल आबादी वाले लोग रहते हैं। फिर बिहार झारखंड में भी जो है ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्राइबल आबादी वाले लोग रहते हैं। तो हमने राज्यों का विभाजन इस तरीके से किया है कि कुछ ट्राइबल इधर रह जाएं, कुछ उधर रह जाएं, कुछ इधर रह जाएं। वो इसलिए किया गया ताकि अगर हम मान लो एक कंप्लीट ट्राइबल राज्य बना देते, जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको लेके, तो क्या होता, तो बाद में यहाँ से एक पार्टी खड़ी हो जाती, और ये पार्टी क्योंकि इसका एरिया इतना बड़ा है तो कई सारी सीटों वाली हो जाती। तो फिर ये कई सारी सीटों वाली हो जाती तो फिर जो है पुरानी पार्टियों को जो है सत्ता को मेंटेन करना जो है वो मुश्किल हो जाता। तो इसलिए जो है हमने राज्यों का विभाजन भी इसीलिए किया गया, और भाषा के आधार पे हमने राज्यों को विभाजन भी इसीलिए किया गया क्योंकि हमारी वही डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति चल रही थी। तो शुरुआत में 2 कमेटियाँ बनाई गई थी। दोनों कम्युनिटियों ने कहा था कि भाषा के आधार पर कोई राज्यों का विभाजन ना किया जाए।
तो लेकिन तीसरी कमेटी फिर बनाई जाती है, वो थी फजल अली की कमेटी, और उस कमेटी ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बना दिया जाए। तो उसके बाद ही जो है देश में जो है भाषा के हिसाब से राज्य बनाए गए, और इसका भी जो है साइड इफ़ेक्ट जो है हम खुद ही जो है महसूस कर सकते हैं कि आए दिन जो है देश में जो है कुछ ना कुछ भाषा के आधार पर भी चलता रहता है। तो अब एक और प्रश्न होता है कि सरकार जो है कोई बिल क्यों नहीं लेके आती है, कोई कानून क्यों नहीं लेके आती है आबादी को नियंत्रण करने के लिए। तो अगर हम ज़रा फैक्ट्स पर आएँ तो आबादी की जो ग्रोथ रेट है वो हमारी थोड़ी सी ठीक ठाक लेवल पे आ रही है। तो 2.1 का जो है हमें बर्थ रेट चाहिए होता है आबादी को स्थिर रखने के लिए, तो हमारा वर्तमान में चल रहा है 2.3 समथिंग। तो लगभग जो है हम काफ़ी करीब जो है इसके पहुंच चुके हैं। तो ये अगर 2.1 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी आबादी जो है वो स्थिर रहेगी, जहां है वहीं रहेगी। 2.1 के ऊपर जब तक है तो इसका मतलब ये है कि हमारी आबादी बढ़ती रहेगी, और इसके नीचे अगर है तो आबादी का घटने का ट्रेंड जो है शुरू हो जाता है। तो अगर हम यहाँ फिगर्स को देखें तो बौद्धों की बर्थ रेट जो चल रहा है 1.74, यानी कि उनके कारण देश की आबादी नहीं बढ़ रही है। जैन का जो बर्थ रेट है वो 1.2, यानी इनके कारण भी आबादी नहीं बढ़ रही है। सिख का 1.5 है, यानी इनके कारण भी आबादी नहीं बढ़ रही है। क्रिश्चियंस का जो है 1.9 है, यानी इनके कारण भी आबादी नहीं बढ़ रही है। हिंदू का बर्थ रेट भी जो है वो 2.13, यानी कि स्टेबल बर्थ रेट पर ही आ गया है। तो अभी किसी का अगर बर्थ रेट जो है जो कि आबादी बढ़ाने में प्रमुख योगदान दे रहा है वो है, तो वो एक ही कम्युनिटी का है। तो सोचिए अगर इस समय हम जो है कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आएंगे तो वो बिल जो है एक्चुअल में किसके लिए होगा? वो बिल तो होगा सिर्फ एक समुदाय के लिए ही, क्योंकि बाकी सब तो कंट्रोल में है ही। तो सिर्फ एक समुदाय के लिए ही वो बिल होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। अब इसीलिए जो है जब भी आबादी नियंत्रण की बात होती है तो कोई सिख नेता कभी विरोध नहीं करता, कोई क्रिश्चियन नेता कभी विरोध नहीं करता, कोई हिंदू नेता कभी विरोध नहीं करता। लेकिन जैसे ही आबादी की बात होती है तो अकबर ओवैसी टाइप के नेता जो है इमीडिएटली आके विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा अगर कोई बिल आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कम्युनिटी पर ही लागू होगा, बाकी और पे नहीं, क्योंकि बाकी तो पहले से ही कंट्रोल में है। तो हमारे देश में सेंसस जो है वो सही नहीं होती है जाति के आधार पे, क्योंकि होती है इसलिए जो है जाति के आधार पे फ़ायदा उठाने के लिए जो है पार्टियां और उनके लोग जो हैं अपनी अपनी जाति के लोगों को जो है अपनी आबादी को कम या ज़्यादा करके बटाने के लिए जो है वो कहा जाता है उनको। तो जो भी डेटा कलेक्ट करने वाले आते हैं वो या तो कम बताते हैं या तो वो ज़्यादा बताते हैं। तो जिस तरह के इंस्ट्रक्शन उनको मिले होते हैं उस तरह से जो है वो चीज़ों को बताते हैं। तो अगर हमें सही जनगणना करनी है तो उसको आधार से लिंक करना चाहिए, हमें लोग जो जानकारी दे रहे हैं उसको वेरीफाई करना चाहिए। आधार से हम बायोमेट्रिक डेटा भी वेरीफाई कर सकते हैं। राशन कार्ड के साथ हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर कोई बोल रहा है कि हमारे परिवार में जो है 6 लोग हैं तो हम उससे वेरीफाई कर सकते हैं, कोई बोल रहा है 2 हैं तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ में ऑटोमेटिक सेंसस वाला भी टेक्निक जो है अपनाया जा सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल में जैसे ही कोई बच्चे का जन्म होता है तो हम उसको ऑटोमेटिकली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उससे सीधे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ जो है इंक्रीज़ हुआ है। वैसे ही जो भी हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, जो शमशान गृह हैं, वहाँ पे भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी आके जब वहाँ पे दफन हो रहा है या किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है तो वो डेटा हमारे पास आ जाए। तो ऑटोमेटिक डेटा जो है वो भी हम कर सकते हैं। तो CAA का जो विरोध हो रहा है, NRC का जो विरोध हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि सरकार जो है ऐसी कुछ चीज़ों को जो है उसमें जोड़ना चाहती है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है। और ये जो चीज़ है वो जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए, धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए जो है काफ़ी बुरा है। इसीलिए जो है पूरी सेंसस पे जो है गदर हो रही है, शाहीन बाग जैसा जो है ड्रामा हो रहा है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि सरकार जो है इस बार करेक्ट सेंसस करना चाहती है, एक सही सेंसस करना चाहती है जहाँ पे जो है सही जानकारी आए, और सही जानकारी जब आएगी तभी जो है सरकार जो है सही नियम कायदे बना सकती है।
तो आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो अब इस पर आते हैं। तो आबादी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आज के समय में जो मुझे लगता है वो है बांग्लादेश का तरीका। तो अगर हम इस डेटा को देखें तो ये डेटा इजीली आपको गूगल डेटा पे मिल जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो आज के समय में सबसे कम बर्थ रेट किसकी है? बांग्लादेश की। और जब बांग्लादेश बना था उस समय सबसे ज़्यादा किसकी थी? उस समय सबसे ज़्यादा भी जो है बांग्लादेश की थी। तो 1970 के समय जो है बांग्लादेश में प्रति महिला से 7 बच्चे पैदा होते थे और आज के समय में ये आ गया है 2 पर। तो यहाँ अगर हम देखें तो बांग्लादेश ने कोई कानून नहीं बनाया, कोई ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के किसी की नसबंदी भी नहीं कराई, फिर भी जो है उसने आबादी को कंट्रोल कर लिया। तो आबादी हमारी भी कम हुई है, 6 से हमारी बर्थ रेट गिरी है, लेकिन और ज़्यादा गिरने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की भी गिर रही है लेकिन उसकी उतनी ज़्यादा नहीं गिरी। आज के समय में एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है तो पाकिस्तान की है। तो हम बांग्लादेश वाले तरीके को जो है अपना सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, बिना किसी कानून को बनाए हुए और बिना किसी राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट के जो है हम वो कर सकते हैं। तो बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया? तो बांग्लादेश ने सिर्फ किया लोगों को जागरूक करने का काम, सिर्फ लोगों को जो है पढ़ाने का काम, बाकी चीज़ें जो है अपने आप हो गई। तो बांग्लादेश में रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह जो है 2 बच्चों के फ़ायदे का जो है स्लोगन, विज्ञापन जो है चलते रहते हैं रोज़ के। ग्रामीण इलाकों को वो आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ जो है आबादी ज़्यादा है वहाँ इस तरह के प्रचार जो है और ज़्यादा करते हैं। महिलाओं को, लोगों को वो शिक्षित करते हैं, छोटे परिवार के फ़ायदे बताते हैं। तो ये जो कैंपेन है ये इतना एग्रेसिव लेवल पे बांग्लादेश ने किया कि बिना किसी कानून वानून को बनाए हुए उन्होंने आबादी को कम कर लिया। तो कहने को अगर हम देखें कि बांग्लादेश जो कि हमसे बाद में बना है, एक मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है जहाँ पे कट्टरपंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद भी जो है उसने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया बिना कोई एग्रेसिव तरीके से, सिर्फ जो है जागरूकता फैला के। तो ये काम जो है हम कर सकते हैं और ये काम करने की कोशिश वाजपेयी जी के समय हुई थी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीधी एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आए थे, अच्छा काम हो रहा था, लेकिन उनकी सरकार चली गई तो वो सारी चीज़ें जो है वो बंद हो गई। अब एक उम्मीद हम लोगों से करते हैं मोदी जी से कि वो ऐसा कानून लाएंगे, तो उसकी उम्मीद मुझे कम है कि वो लाएंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा उनको मिलता है। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बढ़ती आबादी का फ़ायदा है। बीजेपी को ये फ़ायदा है कि जितनी ज़्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ेगी उतना जो है वो हिंदुओं को डरा लेंगे और वोट को पोलराइज कर लेंगे। कांग्रेस का फ़ायदा ये है, कांग्रेस और दूसरी सेकुलर पार्टियों का फ़ायदा ये है कि जितनी ज़्यादा उनकी आबादी बढ़ेगी उतने ही उनके ज़्यादा वोट बढ़ेंगे, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। तो इसीलिए जो है ना बीजेपी ना कांग्रेस जो है इस तरह के कोई जो है कानून बनाने की सोचती है, ना ही कोई एग्रेसिव कैंपेन करने की सोचती है कि जो है आबादी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये रही आज की बात आबादी के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। फिर मिलेंगे।